हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कहानी का नाम है सौभाग्यवती रहो। लगभग 10 दिन से सीमा पर गोलाबारी चल रही थी। बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता था। शशांक के अंतिम बार बात हुई तो वह ढांढस बंधाते हुए रो पड़ा था। शालू, बाबूजी को संभाल लेना प्लीज। बच्चों को प्यार देना और हमारा पुश्तैनी घर तुम्हारे भरोसे ही है। खेती बाड़ी सब कुछ तुम देख लेना। अगर भाग्य होगा तो मिलेंगे, नहीं तो अगले जन्म में। नहीं चाहते हुए भी शशांक रोने लगा तो शालू भी फूट फूट कर शालू रो पड़ी थी। उसने शशांक को यह भी नहीं बताया कि उसके पिता हॉस्पिटल में हैं। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव की खबर आ रही थी, उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दोनों हाई हो रहा था। इसके कारण शरीर का बायां अंग सुन्न हो गया था और वह पक्षाघात के शिकार होकर अस्पताल में भर्ती थे। घर परिवार सभी ने मना किया था कि शशांक को इस बात की जानकारी मत दो, वह तनाव में आ जाएगा। वह वैसे ही टेंशन में जी रहा है। शाहरुख ने शशांक से यही कहा, सब कुछ ठीक है, बाबूजी भी ठीक हैं और बच्चे भी, तुम टेंशन मत लो। शालू की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ना तो वह अपने बीमार ससुर से शशांक की बातें बता सकती थी और ना ही शशांक को उसके ससुर के बारे में। शशांक ने फोन रख दिया। फिर शालू ने अपनी आंखों से आंसू पूछा और किचन में चली गई। उसे जल्दी जल्दी खाना बनाना था, दोनों बच्चे स्कूल से आने वाले थे। फिर ससुर के पास टिफिन लेकर अस्पताल जाना था। खाना बनाने के बाद बच्चों को खिला पिला कर पड़ोसन को बोलकर वह ससुर का टिफिन लेकर अस्पताल चली गई। उसके ससुर रमाकांत जी अस्पताल के बेड पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थी। वह टकटकी लगाकर दरवाजे की ओर देख रहे थे। जैसे ही शालू ने नजरें मिली, उन्होंने आंखों से ही प्रश्न किया। आंखों आंखों से हुए प्रश्न को समझकर शालू ने रमाकांत जी से कहा, बाबूजी, सब कुछ ठीक है। शशांक का फोन आया था। वह जिस कैडर में है वहाँ कोई खतरा नहीं है। सिर्फ अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। आप चिंता मत कीजिए, शशांक बहुत ही जल्दी लौट कर आएंगे। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने अपने साड़ी के पल्लू से आंखों की कोर को पोंछ लिया और फिर मुस्कुराते हुए अपने ससुर का खाना निकालते हुए कहा, आप भी जल्दी से खा लीजिए, नहीं तो वह फिर मुझे डांटने लगेंगे। तुम बाबूजी का ख्याल क्यों नहीं रखती हो? रमाकांत जी साफ बोलने में असमर्थ थे क्योंकि उनका मुंह टेढ़ा हो चुका था। जुबान ऐठी हुई थी तो वह कुछ भी बोलते वह साफ साफ नहीं निकलता। वह तोतली भाषा में इशारा करते हुए, बहू, मुझे घर जाना है। हाँ बाबूजी, सालो उनकी हर बात समझ जाती थी। हम जल्दी ही वापस घर चलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखते ही देखते अस्पताल वाले आपको छुट्टी दे देंगे, फिर हम घर चलेंगे। रोहन और दीपक दोनों बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं और फिर यह भी तो छुट्टी लेकर आ जाएंगे। अपने ससुर को खाना खिलाने के बाद उन्हें उनके मुंह पोंछकर हाथ मुंह धुलाकर उन्हें वापस बिस्तर पर लेटा दिया। रात में दवा खिलाने के बाद वह घर लौट आई। बहुत ही अस्त व्यस्त जिंदगी हो गई थी। रमाकांत जी ऊपर से ठीक दिखते थे लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था, रमाकांत जी को किसी भी तरह से टेंशन मत दे दीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। लगभग एक हफ्ता इसी रूटीन में बीत गया। कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। जब भी शालू टीवी ऑन करती तो भारत पाकिस्तान के तनाव की खबर उसे मुंह चढ़ाती रहती। वह डर कर टीवी बंद कर दिया करती, फोन भी बंद कर दिया करती। न जाने कब कौन सी मनहूस खबर उसे सुनाई दे दे। शशांक का फोन आ नहीं रहा था क्योंकि वह अभी सियाचिन बॉर्डर पर था। वहां नेटवर्क रहता ही नहीं था और फोन आने का सवाल ही नहीं था। दूसरे दिन सालू सोकर उठी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वह जल्दी से किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। इसी बीच उसका मोबाइल घनघनाने लगा। वह खाना बनाना छोड़ जल्दी भागती हुई आई। हेलो बोलने से पहले उधर से आवाज आई, आप मिसिस शर्मा बोल रही हैं? जी जी, मैं शशांक का दोस्त बोल रहा हूँ, मेरा नाम राघव है। अचानक आए हुए एक बहुत ही बड़े एवलोंच ने शाम को बहुत सारे लोग 25 जवान बर्फ में के अंदर दफन हो गए हैं। अब उन्हें निकालने का काम चल रहा है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब कुछ सही है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? ये कैसी मनहूस खबर है? सालू फोन पर ही जोर से चीखती हुई रोने लगी। आप अपने आप को संभालिए मैडम। उधर से कुछ और आती आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। शालू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह मोबाइल हाथ में लिए जोर जोर से रो रही थी। अकेला घर दीवारें काटने को दौड़ रही थी।
शालू अपना हाथ सिर पर रखे फुट फुट कर रो रही थी। अब क्या होगा, उसके ससुर की क्या गति होगी। वह अपने बेटे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और उसकी डेड बॉडी कैसे देख पाएंगे और मरने की खबर कैसे सुन पाएंगे, और फिर उसका और उनके बच्चों का क्या होगा। बहुत देर तक वह रोती रही। पुरानी बातें उसके आगे चलचित्र में दौड़ने लगी। जब उसके पिता ज्योति प्रकाश के जिगरी दोस्त रमाकांत जी अपनी पत्नी के साथ सुलोचना के साथ उनके पिता के घर आए थे, उन्होंने शालू का हाथ मांगते हुए कहा था, यह मेरे घर का दीपक है, मेरे घर की ज्योति हमेशा ही रोशनी फैलाएगी, मुझे इसे दे दो हमारे बेटे शशांक के लिए। जब वह शशांक के साथ 7 फेरे लेकर उसकी पत्नी बनकर उसके घर में आई थी, तब रमाकांत जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, अखंड सौभाग्यवती रहो बिटिया, हमेशा ही प्रकाश बिखेरती रहना, अपनी मुस्कुराहट से इस घर की हर बगिया को चीसते रहना। तुम पर मुझ तुम पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। सालू ने आज तक उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ा था, और आज भी उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। न जाने फिर शशांक इस दुनिया में है भी या नहीं, पर मैं उनके नाम का सिंदूर नहीं पोंछूंगी। वह जल्दी से स्नान कर आई, आईने के सामने तैयार होकर अपने पूरे मांग में सिंदूर भरकर माथे पर गोल बिंदिया लगाई और पूजा कर जल्दी जल्दी बच्चों को खाना खिलाया। उसने किसी से कुछ भी नहीं बताया, और फिर उसने ससुर के लिए टिफिन लेकर चली गई। आज भी रमाकांत जी दरवाजे पर टकटकी लगाकर देख रहे थे। उसके अंदर घुसते ही हुआ हल्के से मुस्कुराकर बोले, आंखों से इशारा कर पूछा, हमेशा की तरह। शालू ने फिर से झूठ बोला, कहा बाबूजी शशांक बिल्कुल ठीक है, उनके दोस्त का फोन आया था, उनके कैडर तक पर कोई खतरा नहीं है। सालू की बात सुनकर रमाकांत जी धीमे से मुस्कुरा दिए, जैसे कि सालू की नब्ज और हृदय की गति सब कुछ सुन रहे हो और जान रहे हो। सालू उनसे नजरें चुरा रही थी। वह जल्दी से खाना निकाल उन्हें खिलाने लगी। अंतिम कोर खिलाने के बाद सालू का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी सास के गुजर जाने के बाद एक पल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हो गया हूँ। मुझ बच्चे की तरह तुमने पाला है बिटिया, मेरी सांस का भरोसा नहीं कब टूट जाए, तुम अकेली कैसे रहोगी। मैंने सारा घर तुम्हारे नाम कर दिया है, बैंक बैलेंस और सब कुछ मेरे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने एक फाइल तक की नीचे से निकाल कर उसे देते हुए कहा, बाबूजी यह सब क्या है। बिटिया तुम तुम नहीं कहोगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारे चेहरे के एक भाव में पकड़ लेता हूँ। भले ही तुम्हारा सगा पिता नहीं, लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी बिटिया बनाकर लाया हूँ तो बेटी ही मानता हूँ। तो तुम्हें एक मुस्कुराहट, तुम्हारा एक एक पल का चेहरा मैं पढ़ लेता हूँ। तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ बोलती आई हो मुझे जिंदा रखने के लिए। बाबूजी, सालू ने अपनी जुबान को बहुत ही मुश्किल से संभाला। वह चुप हो गई कि कहीं वह कमजोर न पड़ जाए। तुम्हारे ऊपर 4 जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते हुए कहीं तुम टूट ना जाओ। मैं तुमसे पहले भी कहा था, बहू तुम एक ज्योति हो, तुम घर के कोने में प्रकाश भर सकती हो। तुमने भर भी दिया, और इसी प्रकार से मेरा पूरा घर महक रहा है। अखंड सौभाग्यवती रहो मेरी बच्ची। तुम्हारे माता पिता का कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, बस तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूँ। बाबूजी, यह क्या आशीर्वाद दे दिया आपने। शालू बोलते बोलते चुप हो गई। शशांक ठीक है ना बेटी। हाँ बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सालू बिलक उठी बच्चों की तरह। रमाकांत जी उठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, रो नहीं बिटिया, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं नहीं रोऊंगी। आप जरा बच्चों को लेकर आज जरा बच्चों को लेकर आओ, बड़ा दिन हो गया है दोनों को देखे हुए। ठीक है बाबूजी, अभी लेकर आती हूँ। सालू वापस लौटकर दोनों बच्चों को लेकर आ गई। रमाकांत जी उन दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब तुम लोग घर लौट जाओ, रात हो गई है, कल सुबह आना। ठीक है बाबूजी, आप अपना ख्याल रखना। सालू बच्चों को लेकर लौट आई। रात में ही आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आया, शशांक के साथ कई लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया है। 24 घंटे के बाद उनकी स्थिति का पता चलेगा। शालू के चेहरे पर हर्ष मिश्रित दुख की मुस्कुराहट आ गई थी। उसे यकीन था कि उनके बाबूजी का आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा। अब डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल छुट्टी देने का मन बना लिया था। बड़ी मुश्किल से 24 घंटे कटे। फिर से हेडक्वार्टर से फोन आया, शशांक खतरे से बाहर हैं, बस कुछ दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ेगा। सालू खुशी से चीख उठी, बाबूजी आपका शशांक लौट आया है, मरकर भी जिंदा है वो। आज रमाकांत जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जैसे ही वह घर पर आए, शालू ने आरती की थाल लेकर उनका स्वागत किया।
अपने चिर पर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए रमाकांत जी ने आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पुतो फलो। सालू ने झुककर उनके पैर छू लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।